हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सभी को स्वतंत्रता का दिवस है वो मुबारक हो फ्रेंड्स। ठीक है। और जो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो पीएम की स्पीच आई है, प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच आई है, वहाँ से क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं यूजीसी नेट में, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये देख लेते हैं कि यहाँ से कहाँ क्वेश्चन रिलेट करते हैं। एक टीचर यही काम करता रहता है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा नहीं आते, या किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, करंट के कहाँ से उठ सकते हैं। तो यही सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे फ्रेंड्स। और इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो स्टूडेंट इन्वायरमेंटल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूजीसी नेट की, जिसका कोड नंबर 89 है, या फिर यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस के अंदर भी आपको पता है इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। करंट से रिलेटेड भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है, और उस चैनल का नाम है इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG। क्या है? इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG। ठीक है ना फ्रेंड्स? यानी कि इस पे आपका फर्स्ट पेपर के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैनल पे, सक्सेस विद मुकेश गोयल SWMG पे। जो स्पेशली इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट है, जो कोड नंबर 89, जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं इन्वायरमेंट साइंस सेकंड पेपर से, या जिसको इन्वायरमेंट का करंट पढ़ना हो, या इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड इशू, पेपर 1 वाले भी उधर जा सकते हैं और जाना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 में भी यूनिट नंबर 9 है आपकी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। जो स्पेशली इन्वायरमेंटल साइंस से बात होगी वो उस चैनल पे हम डालेंगे, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG। तो अगर आपको ये लगता है कि इन्वायरमेंट का करंट जानना है, या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं या देना चाहते हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पूछा जाता है, चाहे आईएएस हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, कहीं भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, पेपर 1 तो यहाँ है ही, फिर अगर कोई स्पेशली इन्वायरमेंट की बात जानना हो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगे, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो हम पीएम स्पीच की बात करते हैं, क्या क्या उन्होंने बोला, क्या क्या एक्सपेक्टेड यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात हुई थी NDHM की। NDHM, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म भी हमें ध्यान रखनी है। ये NDHM क्या है? ये है नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि NDHM की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन। दूसरा, ये कब लॉन्च हुआ है? ये आज 15 अगस्त को लॉन्च हुआ है। ठीक है, 15 अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ है। क्या? नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ये मिशन है NDHM का, ये कौन सी योजना के तहत है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो योजना है, ये स्कीम है, कौन सी के तहत है ये याद रखना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। याद रखना, जो ये नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन की जो लॉन्च हुई है, ये किसके अंडर आती है? ये आती है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या PMJAY। इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, और इसका क्या एम है? ठीक है, इसका एम है इम्प्रूव द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ हेल्थ सर्विस इन द कंट्री। जो अपना हेल्थ सर्विस में है वो ट्रांसपेरेंसी लेके आना, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इसका लॉन्च किया गया है। दूसरा, पीएमजी जो प्रधानमंत्री जी ने आज है, उन्होंने क्या अपने स्टेटमेंट में कहा, क्या बात बोली? ये एक तो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होगी पेपर 1 में इससे कहाँ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये डिजिटल बेस्ड है और करंट का भी बन जाता है, तो ये आईसीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके एक यूनिट है ना आईसीटी, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उन्होंने क्या कहा? ये कंप्लीटली क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और इसमें क्या होगा? एवरी इंडियन वुड गेट एन ID कार्ड। इसमें एक हेल्थ कार्ड बनेगा हर एक भारतीय का। ठीक है, एंड वुड कंटेन ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज और हर मेडिकल कंडीशन। एक जो ID कार्ड बनेगा, हेल्थ कार्ड बनेगा, उसके अंदर सारे की सारी उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, सब का सब इसमें इंफॉर्मेशन होगी उसके बारे में, पेशेंट के बारे में। ठीक है, यानी कि एवरी इंडियन will get a health ID card
एवरी टाइम ये बात ध्यान से सुनना, और अच्छी भी है, वैसे भी हमें जाननी चाहिए, नॉट ओनली फॉर एग्जाम, वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि स्कीम आ रही है तो हमें कितना बेनिफिट होगा। एवरी टाइम यू विजिट ए डॉक्टर और ए फार्मेसी, एवरीथिंग विल बी लॉग्ड इन द हेल्थ कार्ड। ठीक है, हर बार हेल्थ कार्ड में इंक्लूड किया जाएगा। जब आप किसी डॉक्टर से विजिट करते हैं या किसी फार्मेसी से विजिट करते हैं तो सब कुछ आपका उसमें इंक्लूड किया जाएगा। क्या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी फ्रॉम द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट वगैरह, टू मेडिकेशन जो एडवाइस मिली है आपको, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन योर हेल्थ प्रोफाइल। तो किसी का कई बार क्या होता है, डॉक्टर को विजिट करते हैं तो सब बता नहीं पाते, या फिर हमारा हेल्थ प्रोफाइल, जैसे अभी कोरोना का बड़ी ज़बरदस्त ये आ गया है, ठीक ना, पेंडेमिक हुआ है, तो इसकी वजह से अगर हमारे पास ये सारे हेल्थ इश्यूज होते कि कौन कौन कितना है, क्योंकि जिसका इम्यूनिटी अच्छा नहीं है उन्हीं को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो हमें अगर हेल्थ का हमें कार्ड होता है तो हम पहले उन लोगों के लिए सर्व कर सकते हैं जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं हो या जो पहले से ही बीमारी से ग्रस्त हो। तो ये बड़ा अच्छा है, ये इस प्रोफाइल में हम सारी चीज़ें हमें मिलेगी। तो ये है जो हेल्थ मिशन की बात करी है, डिजिटल मिशन है जो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहली बात तो ये है, बड़ी अच्छी बात थी और इसको याद रखना है। पीएम कुसुम, ठीक है, इसका नाम प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में नहीं लिया है। फिर मैंने क्यों लिखा है, इसका कारण ये है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जी ने रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी है, ठीक है, बहुत सारा ज़्यादा बात करी थी सन एनर्जी की और रिन्यूएबल एनर्जी की अपनी स्पीच में, जो आज 15 अगस्त को हुई है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर यही बात सोची कि इससे रिलेटेड कोई स्कीम होगी वो पूछी जा सकती है। तो एक स्कीम है पीएम कुसुम, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री, ठीक है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। और इस स्कीम का एम क्या है, इन्हांस फार्मर्स एनर्जी इंडिपेंडेंस इनकम एंड डिजिलाइज्ड फार्म सेक्टर, यानी कि डीजल से मुक्त करना फार्म सेक्टर को, ठीक है ना। और एनर्जी जो इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता, जो किसानों की जो है एनर्जी से डिपेंडेंसी कम करना, डिजिलाइज करना, इनकम बढ़ाना, ये सारा का सारा इस स्कीम का एम है। किसका, पीएम कुसुम का। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात की मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये उन्होंने क्या कहा कि भारत है वो टॉप 5 कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में आ चुका है। इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला अपनी स्पीच में कि भारत टॉप 5 कंट्रीज में आ चुका है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में। ये उन्होंने अपनी स्पीच में बोला है आज। तो हमें ये जानना है, क्या पता ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि कितनी रिन्यूएबल एनर्जी भारत प्रोडक्शन कर रहा है। तो जितनी टोटल एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है भारत में, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, टोटल जो प्रोडक्शन हो रही है, मान लेते हैं टोटल 100 ही होगी, ठीक है ना, टोटल तो 100 हो रही है। उस 100 में से 23.39%, याद रखना 23.39% किससे हो रही है, रिन्यूएबल से हो रही है। ये आप ध्यान रखना। एक तो ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर टोटल रिन्यूएबल जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है। तो टोटल जितना हो रहा है उसमें से 23.39% किससे हो रहा है, रिन्यूएबल सोर्स से हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता है, सन एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सारे के सारे, कई सारे जो बात करते हैं हम रिन्यूएबल वाले चैप्टर में करते हैं, ये सारे की सारी रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। वहाँ कितनी आ रही है, 23.39% आ रही है। और अगर उसकी वैल्यू की बात करें तो 368.98 गीगावाट आ रही है। और ये डाटा कब तक का है, 29 Feb 2020 का। इसके बाद का डाटा भी नहीं आया है, आएगा तो हम एग्जाम के लिए बात कर लेंगे, लेकिन अभी तो यही करो आप, ठीक है ना फ्रेंड्स। समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। चित्त को शांत करके, रिलैक्स करके हर एक बात को सुनना है अच्छे से, ठीक है। ये करंट के सारे इश्यूज बन जाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आज अपने स्पीच में एक जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो 2015 में 40 करोड़ लीटर था, उन्होंने बोला अपनी स्पीच में। और 2020 में अभी हमने इसका प्रोडक्शन कर दिया है 200 करोड़ लीटर। ये उन्होंने बोला। क्या बोला, उन्होंने कहा कि इथेनॉल का प्रोडक्शन है आज से 5 साल पहले, यानी कि 2015 में 40 करोड़ लीटर था, इसका हमने 5 गुना कर दिया है प्रोडक्शन, यानी कि 2020 में, और वो कर दिया है 20 करोड़ लीटर, ठीक है। तो ये इन्होंने इनका जिक्र क्यों करा, तो हमें इथेनॉल के बारे में जानना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ था HPSC का, उससे भी क्वेश्चन इथेनॉल से पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी पूछा है, नेट भी पूछ सकता है और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी पूछ सकते हैं। तो इथेनॉल बेसिकली अगर फॉर्मूले की बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5
OH, ठीक है ना, ये एथेनॉल होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो एथेनॉल बेसिकली एक अल्कोहल है जो 99% प्लस प्योरिटी इसमें होती है। और ये क्यों जिक्र करा प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि इसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है, किसके साथ, पेट्रोल के साथ, क्योंकि पेट्रोल की हम आए दिन देखते हैं कि जो ये फोसिल फ्यूल है, ये पेट्रोल वगैरह जीवाश्म ईंधन है, ये तो पेट्रोल, डीजल, कोल, तो इनकी कमी हो रही है दिनों दिन, और हम डिपेंड है बाहरी देशों पे इंपोर्ट करते हैं। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या ये ऑप्शन है कि हम इसमें ब्लेंड कर दें किसका, एथेनॉल का, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने एथेनॉल का जिक्र करा, यानी कि मिक्स कर दें तो इससे पेट्रोल कम यूज होगा, है ना, क्योंकि कुछ ब्लेंड किसका कर देंगे, इथेनॉल का प्रोडक्शन करके उसका कर देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसीलिए उन्होंने इथेनॉल का जिक्र करा, ठीक है। और इथेनॉल बनता किससे है फ्रेंड्स, जो हम शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, है ना, शुगर बनाते हैं, तो शुगर का जो बाई प्रोडक्ट बचता है उससे क्या बनता है, मोलेसेस जो बचता है उससे क्या बनता है, उससे बनता है इथेनॉल मेनली, ठीक है ना फ्रेंड्स, इथेनॉल प्रोडक्शन उससे होता है, ठीक है। बहुत सी सारी चीज़ों से होता है, लेकिन यहाँ एग्जाम के लिए इतनी सी बात आपके लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत अभी नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इथेनॉल प्रोडक्शन होता है और इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो जाती है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम करेंगे, तो ऐसा होगा भी, ब्लेंडेड होगा भी, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट होगा, एक तो जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है, क्योंकि हम पेट्रोल बाहर से मंगवाते हैं, तो इसकी डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, रिडक्शन हो जाएगा, कमी आएगी, बहुत अच्छी बात है हमारी, ठीक है। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि शुगर केन वगैरह का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर को क्या मिलेगा, इसको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है, क्योंकि इससे क्या नहीं होगा, एक तरह से बायोफ्यूल है ये, तो इससे क्या नहीं होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और इनकम, जो एडिशनल इनकम हो जाएगी फार्मर्स के लिए, ये हो जाएगी, क्योंकि अब तो जो भी बाई प्रोडक्ट बनता है वो फेंक दिया जाता है, या इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है तो फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा टेक्नोलॉजी अब बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव बात हो जाती है, अभी तो डेवलप हो चुकी है और हो भी रही है, क्योंकि हमने 200 करोड़ लीटर बना भी लिया है, तो इसमें एडिशनल इनकम बन जाएगी फार्मर के लिए। तो ये यहाँ से क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कि आपसे ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं हमारे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं तो ये सारे के सारे हो सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ गई मेरी बात। चलो अच्छे से इसको चित्त को शांत करना, ये ऑप्शन देके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कार्बन न्यूट्रल स्टेट के बारे में, सिक्किम के बारे में, कि सिक्किम है वो कार्बन न्यूट्रल स्टेट हो चुका है। तो ये तो याद रखना ही है, कार्बन न्यूट्रल स्टेट क्या है, सिक्किम हो चुका है, जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। तो आपको ये पता होना चाहिए अब कार्बन न्यूट्रल स्टेट होता क्या है। एक्चुअली में कार्बन न्यूट्रल स्टेट होता है कि वहाँ पे नेट रिलीज है वो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो रहा, नो नेट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पोल्यूशन नहीं है एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ से, कोई नेट रिलीज नहीं हो रहा कार्बन डाइऑक्साइड का है। देखो कितनी अच्छी बात है, ये ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन न्यूट्रल स्टेट कौन सा है, सिक्किम है। और प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट में बोला था कि सिक्किम हैज क्रिएटेड एन आइडेंटिटी फॉर इटसेल्फ एज एन ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है ना। वर्क इज गोइंग ऑन ए फास्ट पेस फॉर लद्दाख, लद्दाख के लिए पूरा ये चल रहा है कि वो भी एक तरह से कार्बन का लिए न्यूट्रल हो जाए और कार्बन न्यूट्रल रीजन हो जाए। ही वाज रेफर टू द सोलर पावर प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड इन द रीजन, की सोलर पावर प्रोजेक्ट वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगे। तो इससे क्या है पता है आपको, जैसे सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा तो सीधी सी बात है वहाँ पे क्या नहीं होगा, कार्बन इमिशन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन या स्रावन नहीं होगा, ठीक है ना, ये बात है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बात करें उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स की बात करी, और एक प्रोजेक्ट लॉइन और एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन ना, अपनी स्पीच में आज उन्होंने बात करी प्रोजेक्ट लाइन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन इन्वायरमेंटल साइंस में जो पेपर 1 में है, ठीक है ना, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन बनता है। दूसरा पूछा जा सकता है पेपर 2 में भी। तो प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन है वो किस लिए है, ये मिशन मोड है, तो ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए ही है, जैव विविधता को बचाने के लिए है। जैव विविधता होता है ना, बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं ना, जैव विविधता, ठीक है, इसको बचाने के लिए है फ्रेंड्स, क्योंकि सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका था इससे पहले प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। तो अब किसकी प्रोजेक्ट की बात करी है, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है ना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसा पूछ सकते हैं कि इन जो प्रोजेक्ट लाइन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इनका एम क्या है, क्यों किया जा रहा है। तो ये सीधी सी बात है, बायोडाइवर्सिटी को एक तरह से बचाने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए,
ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बात करी थी फ्रेंड्स एशियान के बारे में, और ये जो क्वेश्चन है एशियान, उन्होंने ये बोला था कि प्रधानमंत्री जी ने कि हमारे जो संबंध है, हमारे रिलेशन है एशियान देश के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, उन्होंने ये बात करी थी। तो एशियान से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पूछा जा सकता है? जो कॉमर्स का सेकंड पेपर होता है वहाँ भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ये इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एशियन तो वहाँ से थोड़ा इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक बेनिफिट के लिए था, तो वहाँ से पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जो सेकंड पेपर हो। तो एशियन का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? ये पेपर 1 वालों को भी जानना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है ये, ठीक है। सारी चीज़ें पेपर के लिए नहीं पढ़ते, वैसे भी पढ़नी चाहिए। तो एशियन का फुल फॉर्म क्या है? एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक एसोसिएशन है, एक संगठन है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। जितना हम बात कर रहे हैं ये मोर देन सफिशिएंट है एशियन के बारे में। मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन एशियन के बारे में ये पूछा जाता है कि बताइए कि एशियन का भारत है वो सदस्य है कि नहीं। तो याद रखना, ये लगता है कि होगा, लेकिन भारत एशियन का सदस्य नहीं है, ये याद रखना है, मेंबर नहीं है, ठीक है, मेंबर नहीं है, लिख रहा हूँ मैं, याद रखना, भारत मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर नहीं है एशियन का, ठीक है। एशियन के 10 मेंबर हैं, 10 सदस्य हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये देश हैं जो इसके हैं। कंबोडिया जो एशियन के 10 कंट्री हैं जो इस एशियन में है, एसोसिएशन में है। याद रखना भारत इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत एशियन का सदस्य है कि नहीं। पढ़ के लगता है यार एशियन का तो सदस्य होगा भारत, ऐसा नहीं है, वो सदस्य नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनता है। दूसरा, एशियन के बारे में जो आपको जानना है वो ये कि एशियन जो इस्टेब्लिश्ड हुआ वो कब हुआ? 1967 में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ये कॉमर्स के सेकंड पेपर होता है, उसमें पूछा जाता है, पॉलिटी में भी पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। और ये कौन सा डिक्लेरेशन था? बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछ लेते हैं कि एशियन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कौन सी डिक्लेरेशन के तहत हुआ? बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत हुआ। इसको एशियन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, लेकिन एशियन डिक्लेरेशन ना बोल के या फिर ना आके एग्जाम में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसके जो फाउंडिंग जो फादर थे एशियन के, शुरुआत में 5 थे। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये ध्यान रखना है। फाउंडिंग जिन्होंने इनका फाउंडेशन करा, ये एशियन का शुरुआत में जिनको ने बनाया या इस एसोसिएशन में थे शुरुआती तौर पे, जो फादर थे इसके कह सकते हैं, वो 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखोगे। चलो वेरी गुड। आगे आज प्रधानमंत्री जी ने बात करी यूएनएससी के बारे में, ठीक है। ये यूएनएससी है क्या? प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि यूएनएससी में शामिल होने के लिए पूरे वर्ल्ड के देशों ने हमारा समर्थन किया है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी की ये ताकत दिखाता है, और ये बताता है कि हम पूरे वर्ल्ड में कितने शक्तिशाली हो चुके हैं, एक हमारा भी वर्चस्व है, ये बोला था। तो यूएनएससी है क्या? तो यूएनएससी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। याद रखना है, ये क्वेश्चन पॉलिटी वाले सेकंड पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपको सब भारतीयों को पता भी होना चाहिए होता क्या है। तो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है ना। और इसका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शांति है और सुरक्षा है उसको बनाए रखना, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है। इसका काम ये है। और दूसरा, इसमें जो आपको बात करनी है मेंबर्स की, इसमें जो टोटल है सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 15 मेंबर होते हैं। ये डिवाइड होते हैं 5 और 10 में, ठीक है। इसमें 5 जो मेंबर हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। कौन से हैं? स्थायी सदस्य जिसको बोलते हैं। स्थायी सदस्य हैं 5 क्या है? स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं। तो यहाँ से स्टेट पीसीएस में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विच आर द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन, ये सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से हैं। तो ये 5 सदस्य हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए कौन कौन से हैं। प्लीज़ इसको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बड़ा दिमाग खराब होता है। ये 5 सदस्य कौन से हैं, इनको रट लेना, ठीक है। तो 5 सदस्य कौन कौन से होते हैं, हम बात करते हैं 5 सदस्य कौन होते हैं।
और इनके बारे में 5 सदस्य के बारे में अगर बात करें तो एक तो है रशिया, ठीक है, कौन है, रशिया है, उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम यूके, उसके बाद है फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड स्टेट। याद रखना प्लीज, भारत अभी परमानेंट मेंबर नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी ने यही बात करी थी कि हम भी इसका परमानेंट या मेंबर बनने जाएंगे, सब लोगों ने समर्थन किया इसका, ठीक है ना, ये बात हुई थी। तो 5 अभी तक परमानेंट मेंबर कौन से हैं, रशिया है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है और यूएस है, ये ध्यान आपको रखना है। और इन 5 के पास क्या होता है, वीटो पावर होता है। क्या होता है, वीटो पावर बोलते हैं ना, वीटो पावर, यानी कि जो भी सिक्योरिटी वाइज जो डिसीजन होते हैं ये ले सकते हैं, और किस देश को शामिल करना है किसको नहीं करना ये इनके हाथ में होता है। इसमें अगर एक देश भी ये कह देता है कि नहीं शामिल करना तो नहीं होता वो, ठीक है ना। जैसे चाइना इसमें अपने आप पे अपना अड़ंगा अड़ा देता है आगे, वही नहीं होने देता, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो ठीक है, उसके बाद जो 10 है बच गए ना, टोटल 15 मेंबर की बात हुई थी, 5 तो परमानेंट हो गए और जो 10 बच गए वो नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है ना। और वो रीजनल बेसिस पे इलेक्ट होते हैं और 2 साल के लिए होते हैं फ्रेंड्स वो, ठीक है ना। और ये जो इस बॉडी की जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेट करती है मंथली इन मेंबर्स के बीच, मंथली चेंज होते रहते हैं, रोटेट करती है इसकी प्रेसिडेंसी। आपको समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो टोटल मेंबर कितने हैं, 15 है, 5 इसमें परमानेंट है और 10 इसमें क्या है, नॉन परमानेंट है, ठीक है। भारत अभी इसका सदस्य नहीं है परमानेंट, क्योंकि वीटो पावर में 5 के पास और उसमें एक चाइना भी है, तो आपको पता ही है, ठीक है ना फ्रेंड्स, मेरी बात समझ रहे हो। ये सारी बातें वो थी फ्रेंड्स जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में बोली, ठीक है ना। और स्पीच में उन्होंने बताया ये बातें, तो वहाँ से हमने कोशिश करी कि यहाँ से ये क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछ सकता है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पूछ सकते हैं, और हमें पता भी होना चाहिए कि क्या क्या नई बातें हुई है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक इन्फॉर्मेशन मैं फिर आपको दोबारा दे देता हूँ कि जिसका सेकंड पेपर इन्वायरमेंटल साइंस हो या फिर इन्वायरमेंटल साइंस का करंट में जाने को, और मैं तो कहता हूँ कि फर्स्ट पेपर वालों को भी वहाँ आना चाहिए उस पे चैनल पे, क्योंकि करंट फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है। और वैसे भी इन्वायरमेंट के तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, यूपीएससी यानी कि आईएएस वगैरह में भी, स्टेट पीसीएस में भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हमने इन्वायरमेंटल साइंस के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल, और उस यूट्यूब चैनल का नाम है इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपके अच्छा लगे बिना मत करना कुछ भी, ठीक है ना। मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि देखो ये बोलने की बात नहीं है, जब आपको ठीक लगेगा तभी चीज़ें होनी चाहिए, थोपनी कोई चीज़ नहीं चाहिए। जब आपको ठीक लगे तो आपको वहाँ जाना है, अच्छे से आपको पढ़ाई, देखो पढ़ाई होनी चाहिए चाहे कहीं से भी हो जाओ, ठीक है, बेस्ट आपके पास जाना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपको फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप खुश रहें, अपने आप को, चित्त को रिलैक्स रखें, सब बहुत अच्छा है और सब बहुत अच्छा होगा भी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।